विनय, काव्या, राजन, सिमी और आदित्य ये पांचों कॉलेज के छात्र थे। सभी में रहस्यमय और डरावनी जगहों को एक्सप्लोर करने की दीवानगी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर डर का दस्तावेज नाम का एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था। मुझे एक जगह पता चली है अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। कहाँ है ये जगह और तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? अरे क्या फर्क पड़ता है, जिसको चलना है वो चल सकता है। हाँ और क्या, और कोई जाए ना जाए, मैं और आदित्य तो जाएंगे। क्यों आदित्य? हाँ, हमारी ट्रिप भी हो जाएगी और काम भी, मजा आएगा। किसी ने उन्हें रतनपुर के उस पुराने कारखाने के बारे में बताया था जो बहुत सालों से बंद पड़ा था और सबकी जिज्ञासा बढ़ गई। सभी वहां जाने को मान गए। क्या टाइटल है, भूत का कारखाना। वाह, यही तो चाहिए हमें अपनी अगली कहानी के लिए। इससे लोग आकर्षित होंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन गांव वाले वहां जाने नहीं देंगे। वहां पहुंच पाना इतना आसान भी नहीं है। गांव में चले भी गए तो अंदर नहीं जा पाएंगे, क्या फायदा? अरे तुम भी ना काव्या। अरे हम रात में जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम घूमकर आ भी जाएंगे। फालतू की टेंशन मत लो। सब बहुत उत्सुक थे। अपना सामान लेकर सबके सब रतनपुर पहुंचे। देखने में बहुत साधारण गांव था। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की तो किसी ने कुछ स्पष्ट नहीं बताया, बस नजरें चुरा ली, या तो उनकी बातों को अनसुना करके वहां से चले गए। एक बूढ़ा व्यक्ति हरिया उनके पास आया। उसकी आंखों में डर और चेतावनी थी। क्यों पूछ रहे हो तुम लोग उस कारखाने के बारे में? बस ऐसे ही। क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मत जाओ उस कारखाने में। वहाँ जो मरा था वो आज भी जिंदा है और वो इंसान नहीं रहा। बाकी तुम खुद समझदार हो, अपना भला बुरा मुझसे बेहतर समझ सकते हो। वो कौन? अब तो डरा रहे हो। वही जिसका वो कारखाना है। मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन बस इतना बता सकता हूँ कि उसका नाम था सूबेदार गंगाराम। विनय ने उसकी बात को नजरअंदाज किया। साथ ही साथ सभी उसके दोस्त भी उसका साथ दे रहे थे। रात को वे सब कैमरा लेकर कारखाने में दाखिल हुए। अंदर की हवा में बासी धातु, जले हुए तेल और किसी पुराने जख्म की बू थी। कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ। मुझे उल्टी आ रही है। कैसे आगे बढ़ेंगे? तुम तो थोड़ा ओवर ही ड्रामा करती हो काव्या। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। शायद तुम्हारी नाक कुत्तों वाली है। मुझे सफाई पसंद है। मैं तुम्हारी तरह गंदी नहीं रहती जो कहीं भी घुस जाओ। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करोगी? हम यहाँ किसी और काम से आए हैं, ये सब करने नहीं। हाँ यार, तुम लोग चुप करके आगे बढ़ो अब। विनय, जब हम आगे बढ़े तो वो हरिया तुझसे क्या कह रहा था गंगाराम के बारे में? हाँ, वो तो जैसे तुम्हारा दोस्त ही बन गया था। ऐसी क्या बात है जो तुमने अभी तक हमें नहीं बताई? अरे कुछ नहीं, मैंने उससे कारखाने के बारे में पूछा था तो वही वो बता रहा था। क्या बताया उसने तुम्हें इस कारखाने के बारे में? यही कि कारखाना 1962 में बना था। यहाँ हथियारों के पुर्जे बनते थे। कहा जाता है कि एक तकनीशियन गंगाराम बहुत ही प्रतिभाशाली था, लेकिन उसमें गुस्से का भूत सवार था। वो हर किसी से लड़ता था। एक दिन मशीन में खराबी के कारण बड़ा हादसा हुआ और गंगाराम जिंदा जल गया और बहुत नुकसान हुआ। फिर कारखाने का क्या हुआ? हादसे के बाद कारखाना बंद हो गया, लेकिन जल्द ही लोगों ने रात में मशीनों की आवाजें, लोहे की चें चें और गंगाराम के चीखने की आवाजें सुननी शुरू कर दी। कुछ ने कहा वो अब मशीन का हिस्सा बन चुका है, आधा इंसान आधा लोहे का दैत्य। अंदर दाखिल होते ही विनय को ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, तो विनय चुप हो गया। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? ऐसा लगा जैसे कोई चल रहा है मेरे पीछे। रुको, मैं देखता हूँ। कैमरा ऑन है मेरा। कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे। सब कुछ शांत था, लेकिन आदित्य को रिकॉर्डिंग में कुछ दिखा। ये क्या है? विनय के पीछे तो सच में कोई चल रहा है। वो एक परछाई थी जिसकी गर्दन मुड़ी हुई थी और हाथों की जगह धारदार लोहे के पंजे थे। सबको डर लग रहा था, गंगाराम के आने का डर, और भी बहुत कुछ सबके दिमाग में चलने लगा। लेकिन फिर भी राजन ने हिम्मत बांधते हुए कहा, हो सकता है कैमरे का एंगल हो। हम डरे हुए हैं तभी ये सब सोच रहे हैं। ऐसा होता है, मैंने पढ़ा है, कहीं तो लिखा था ऐसा। तभी एक जोर की आवाज हुई। सबकी डर से हालत खराब हो जाती है। वे सब मुड़कर देख ही रहे थे कि एक पुरानी मशीन अपने आप चालू हो गई। बिजली के बिना किसी जनरेटर के, और धुआं निकलने लगा। चारों तरफ बस उसी का शोर था और धुआं। ये असंभव है। ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना आगे जाना सही नहीं है। यहाँ इतनी बदबू थी, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता। बस मजाक बनाते हैं जैसे मैं पागल हूँ।
अचानक सिम्मी की चीख निकली। किसी ने उसे बालों से पकड़कर खींचा। वो खींची हुई जा रही थी। सबकी नजर उसकी तरफ पड़ी तो सब भागे उसकी ओर। सिम्मी जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी पीठ पर 3 गहरे पंजों के निशान थे। वो बेहोश हो गई। क्या हुआ सिम्मी? होश में आओ। तभी राजन के सामने एक भूत आ खड़ा हुआ और राजन की गर्दन से उसको पकड़कर उठाने लगा, वो भी गुस्से में। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। अब आदित्य और विनय राजन की तरफ भागे और काव्या ने सिम्मी को संभाला। अब हमें निकलना चाहिए, हमने गलती कर दी जो हम यहाँ आए। राजन अब छूट चुका था। सिम्मी को भी होश आ गया था। सबने खुद को संभाला और दरवाजे की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही वो भागे, वहां का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वो फंस चुके थे। विनय ने फोन निकाला। नो नेटवर्क। तभी बस एक कोने से धीमी आवाज आई। तुम सब क्यों आए हो? जब इतने अंदर की हिम्मत कर ही ली है तो अब भागना क्यों है? एकदम से एक आवाज आई जिससे सबके कान से खून आने लगा। वो आवाज थी लोहे की घिसटती आवाज। एक अंधेरी सुरंग में से एक आकृति निकली। चेहरा अध झला, आंखों में आग। मैं गंगाराम हूँ। ये मेरा कारखाना है। तुम सब अब मेरे इस कारखाने का हिस्सा बनोगे। ये तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन यही होगा अब। हम नहीं बनेंगे कोई हिस्सा। हम यहाँ से जाएंगे। हमें यहाँ नहीं रहना है। लेकिन तुम जाओगे कैसे? तुम्हें लगता है तुम अब यहाँ से जा पाओगे? यहाँ आना तो सबको आसान लगता है, लेकिन यहाँ से वापस जाना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। सबसे पहले राजन ने एक हथौड़ा उठाया और गेट तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गेट गर्मा गया जैसे किसी ने आग फेंकी हो। राजन का हाथ बहुत तेज जल गया। मेरा हाथ जल गया, मुझे दर्द हो रहा है। अब कैसे तोड़ेंगे ये दरवाजा हम? चारों ओर हर मशीन चल रही थी, जैसे कारखाना कभी बंद ही ना हुआ हो। सब चौंक गए। हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे, अब यहीं रहना होगा हमें। आदित्य को देख सिम्मी और काव्या भी रोने लगे, लेकिन विनय अभी भी नहीं हारा था। उसने पूरी हिम्मत दिखाते हुए इधर उधर देखना शुरू किया। तभी विनय ने देखा कि दीवार पर एक पुराना सर्किट बॉक्स है। शायद यही उसका नियंत्रण है। एक बार ये करके भी देख लेता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, गंगाराम सामने आ गया। ये मेरा दिल है, इसे छुआ तो तुम जल जाओगे। विनय डर गया। काव्या को एक पुराना फाइल रूम मिला जिसमें गंगाराम की मृत्यु की रिपोर्ट थी। उसमें लिखा था, गंगाराम जानबूझकर मशीन में फंसा। आत्महत्या नहीं, आत्मसमर्पण था मशीनों को। उसने अपनी आत्मा को मशीनों में समाहित कर दिया था। एक प्रकार की भौतिक भूत आत्मा बन गई थी उसकी। काव्या को समझ आ गया, जब तक सर्किट बॉक्स को नहीं जलाया जाएगा उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। उसने ये बात विनय और राजन को बताई। राजन और विनय ने मिलकर एक लोहा निकाला और सर्किट बॉक्स की ओर भागे। गंगाराम ने सिम्मी को पकड़ लिया था। रुको, वरना मैं गर्दन मरोड़ने ही वाला हूँ। राजन ने गंगाराम पर पेट्रोल डाला और माचिस जलाई। तेरा खेल खत्म। आग की लपटों में गंगाराम चिल्लाया, लेकिन विनय ने सर्किट बॉक्स पर लोहा मारा और वो फट गया। एक जोरदार विस्फोट हुआ। सुबह की पहली किरणों के साथ गेट खुल गया। पुलिस और गांव वाले पहुंचे। सिर्फ 3 लोग जिंदा थे, विनय, काव्या और सिम्मी। गांव वालों ने पहली बार कारखाने से मशीनों के शांत होने की आवाज सुनी। उसकी आत्मा अब मुक्त हो गई। लेकिन जैसे ही कहानी खत्म लग रही थी, पुलिस को एक फाइल मिली जिसमें लिखा था, गंगाराम मर चुका था, लेकिन कोई और भी उस आत्मा से बंधा था, उसका बेटा। विनय जब घर लौटा, उसने अपने कमरे में एक पुरानी मशीन का हिस्सा पाया जिस पर खून के धब्बे थे और उस पर लिखा था, अब तू मशीन का वारिस है। उज्जैन के पुराने शहर की एक तंग सी गली जिसका नाम था लाल दरवाजा चौक। लोग कहते थे यहाँ एक बूढ़ी अम्मा हर शुक्रवार को ताजा मिर्च का अचार बेचने आती हैं। लेकिन ये अचार खाने के बाद लोगों की जुबान पर छाले, आंखों से खून और दिमाग से राज बहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, मैं श्रेया और आज हम करेंगे टेस्ट लाल दरवाजा चौक की मशहूर मिर्च वाली अम्मा का अचार। कहते हैं इतना तीखा है कि भूत भी पानी मांग जाए। दीदी, लोग मर भी चुके हैं, मम्मी ने मना किया था। अरे अब डर कर कहाँ बनेगा कंटेंट। गली में अचानक ठंडी हवा चलती है। वे देखते हैं कि एक लाल रंग की चटाई पर एक अम्मा बैठी थी। चटाई एक ऐसे मोड़ पर बिछी थी
जहाँ सूरज की रोशनी भी पड़ने से झिझकती थी। चारों तरफ सूखे मिर्च की लड़ियां लटकी थीं। चेहरे की झुर्रियां ऐसी जैसे पुराने अखबार की सिलवटें। नाक में बड़ी सी नथ और कान में टंगे थे बड़े झुमके। और जब वो हंसती थी तो हंसी नहीं, एक जोर का डरावना खड़कता झटका आता था। मिर्च खाओगे या खुद जल के चटनी बनोगे बेटा? आ गई तू भी। तेरी जुबान देखती हूँ कितना सहती है। ये लो काली मिर्च वाला अचार, स्वाद ऐसा कि जुबान जलकर राज उगल दे। मजाक अच्छा है अम्मा, पर मैं टेस्ट करने आई हूँ, डरने नहीं। चटाई के ऊपर बेतरतीब रखे थे शीशियों में भरे लाल, हरे, काले अचार। जैसे ही श्रेया ने अचार चखा, उसके नथुने जलने लगे, उसके कानों से धुआं और उसकी जुबान लाल होकर फूलने लगी। ये कोई मसाला नहीं, ये तो जहर है, जहर। बेटी ये मसाला नहीं, बदला है, 100 साल पुराना बदला। श्रेया को बहुत गुस्सा आता है। वो मुंह टेढ़ा कर वहां से चली जाती है। सुनो, एक काम करो, यहाँ चुपके से सीसीटीवी कैमरा लगा दो। आखिर पता तो चले ये बुढ़िया के राज हैं क्या। हमारी इज्जत बढ़ेगी प्लस प्रमोशन। कैमरामैन जैसे बताया जाता है बिल्कुल वैसा ही करता है। रात के समय सीसीटीवी में श्रेया ने जो देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। वो अम्मा रात 12 बजे दुकान समेटकर जैसे ही मुड़ती थी, उसका चेहरा बदल जाता। आंखें मिर्च की तरह लाल, उसका चेहरा बहुत ही भयानक और रूह कंपा देने वाला था। पैर उल्टे और पीठ पर कुबड़ निकला हुआ था जिससे वो झुक कर चलती है। वो कोई और नहीं बल्कि एक डरावनी चुड़ैल थी जो मिर्च का अचार बनाती थी। सारी तीखी हरी मिर्च मेरे सामने आओ, आओ, एक बेहतरीन अचार बनाया जाए। हरी मिर्च उड़ते हुए उसके सामने चटाई पर आने लगी। वो एक इशारे पर उड़ता हुआ आ जाता। श्रेया अपने कमरे में बेड पर लेटी थी। उसकी खिड़की खुली थी जहाँ से मस्त हवा आ रही थी। अरे भाई क्या बात है, अगर मैं इसे दिखाऊं तो सब चौंक जाएंगे और ये हेडलाइंस बन जाएगी और मेरा नाम अखबार के पहले पेज पर। यस यस, कल मेरा पहला काम यही होगा, कहकर श्रेया सोने चली जाती है। तभी उसके बाथरूम का दरवाजा खुलते हुए आवाज करता है। श्रेया चौंक कर पीछे देखती है, कोई नहीं होता। श्रेया डर से उछल जाती है और चेक करती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अपना वहम समझकर वो जैसे तैसे सो जाती है। फिर अगली सुबह श्रेया फ्लैट से नीचे उतर कर आती है दुकान से कुछ सामान लेने के लिए, और तभी एक पागल बाबा देखती है। बाल बिखरे, मुंह गंदा काला और चोटिल शरीर लेकर वो एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। अचार मत खाना, अम्मा चुड़ैल है, वो स्वाद में पिसा हुआ इंसानी मांस मिलाती है। क्या बकवास है बाबा। उसका अचार नहीं, उसकी आत्मा है। अचार खाने से तू अपनी पिछली जिंदगी याद करेगी और फिर वो तुझे उसी में मिला देगी। श्रेया हंसकर चली जाती है। फिर वो तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। वो जाकर यादव सर को सारी बात बताती है। सर आप बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे, मैंने जो रिकॉर्ड किया है आप एक बार देखो तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दिखाओ, कहाँ है? एक सीसीटीवी फुटेज है सर, मैं आपको रात में फॉरवर्ड कर दूंगी, पर आप प्रॉमिस करो कि आप मेरा प्रमोशन करोगे। ठीक है सर। शाम होते ही श्रेया वापस उस चौक पर जाती है और सीसीटीवी की फुटेज चेक करती है। फुटेज में कुछ नहीं होता है और आखिर में सिर्फ एक लाइन चमकती रही, श्रेया मत खोलिए फोल्डर पुराना, इसमें छुपा है एक राज खौफनाक पुराना। हर क्लिक पे गूंजेगी एक सिसकी पुरानी, जिसमें दबा दी गई थी तेरी ही कहानी। ये क्या बकवास है। श्रेया लैपटॉप बंद करके घर आ जाती है। घर आकर वो किचन में जाती है, सारे डब्बे चेक करती है पर खाने को कुछ नहीं होता। अरे यार अब क्या खाऊं, भूख भी लगी है। एक काम करती हूँ, अम्मा से अचार। श्रेया चप्पल पहनकर अम्मा के पास जाती है। अम्मा जरा अचार देना और जरा कम तीखा देना। ले बेटा, खा ले ये मिर्च का अचार, इस बार मानव की आत्मा में भिगो कर बनाया है, बहुत टेस्टी है। श्रेया की आंखें फटी की फटी रह गई। वो पीछे हटना नहीं चाही, पर जमीन से चिपक गई। अचार की शीशी में हलचल हो रही थी, जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा हो या सांस ले रहा हो। चुड़ैल की आंखें चमकी। तूने नाश्ते में किसका अचार खाया था पता है? तेरी दोस्त नेहा का, जिसने हंसकर कहा था उसे तीखा पसंद नहीं। चुड़ैल फुसफुसाकर बोली, अब ये तेरे
सपनों का स्वाद बनेगा। रोज खाने से पहले तेरे कान में कोई कहेगा, और अचार दूं श्रेया? श्रेया वहां से भागने लगती है। तभी श्रेया का पैर टेल पर पड़ जाता है और वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। गिरते ही श्रेया को अपने पूर्व जन्म की यादें आने लगती हैं। उसने देखा वो 100 साल पहले एक गांव में थी, जहां रूपमती एक साधारण महिला थी, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन कहकर जला दिया था। तू उनमें से एक थी जिसने मुझे मिर्च के तेल में जिंदा जलाया था। अब मैं तुझे अपने अचार में मिलाऊंगी, जैसे तूने मुझे जलाया था। फ्लैशबैक देखते ही उसे होश आने लगता है और वो घबरा जाती है। तभी चुड़ैल अपनी शक्ति से कैमरामैन के खोपड़ी को घर से उठा लेती है और श्रेया को दिखाती है, हवा में लटकाकर। देख इसकी हालत, और अब तेरी बारी है। चुड़ैल ने जैसे ही श्रेया को अचार का एक चम्मच चटवाया, उसकी जुबान झंझना उठी। मिर्च की जलन नहीं थी, ये जलन सीधे उसकी आत्मा में उतर रही थी। श्रेया जमीन पर गिर पड़ी, उसका गला सूखने लगा। चुड़ैल ने अचार की एक शीशी उठाई और जैसे ही उसने उसे खोला, उस शीशी से श्रेया को अपनी चीखें बाहर सुनाई आने लगी। ये मेरी आवाजें हैं, ये चीखें मेरी है। तूने मेरी आत्मा को इसमें बंद किया है। असली सजा तो तब होगी जब तू जीती जागती रहेगी, लेकिन हर दिन तेरी आत्मा तिल तिल कर अचार की तरह गलती रहेगी। चुड़ैल श्रेया को जिंदा रखते हुए उसकी आत्मा को शीशियों में बंद करती है। हर शीशी से किसी इंसान की चीखें आती हैं। श्रेया रोते रोते सो जाती है। दूसरी ओर उसके सपने में पागल बाबा आता है, जो उसे उपाय बताता है। बाबा, मेरी मदद करो, या तो मैं मर जाऊं या इसे मार दूं। इसने बहुत परेशान कर लिया। बेटी, मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुमने मेरी सुनी नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ उपाय वो करना, इसका खेल खत्म करना जरूरी है। बाबा सपने में उसे उपाय बताता है। पहला काम, इसका ध्यान भटकाकर इसके मेन अचार की बरनी तोड़ दो। सारे मसाले और लोगों की शक्तियां उसी में बंद हैं। तुम ध्यान से देखो, उस बरनी में कितनी शक्तियां बंद हैं जो तड़प रही हैं बाहर निकलने के लिए। अगर चुड़ैल को कोई पवित्र स्वाद मिल जाए, वो जल जाएगी। तभी श्रेया की आंख खुल जाती है। बहुत मजा आ रहा है ना तुझे मारने में? अगर हिम्मत है तो मुझे उस बरनी का अचार चखा। झेल लेगी। चुड़ैल उस बरनी को खोलती है, पर बरनी खुलते ही उसकी शक्तियां कम होने लगती है। तभी मौका देखकर श्रेया साइड में लगे तुलसी के पौधे से पत्ते तोड़कर छुपा लेती है और लड़खड़ाकर उठकर चुड़ैल अम्मा के पास जाती है। श्रेया छुपकर उसकी खुली बरनी में तुलसी के पत्ते डाल देती है। मुझे अचार बनाने से पहले अपना अचार खुद को चख के देख ले अम्मा, कहीं अचार सड़ न गया हो तेरा। नहीं, मेरा अचार नहीं सड़ सकता। वो उसी बरनी का अचार चखती है। तुलसी के पत्ते मिले होने के कारण उसकी जुबान जलने लगती है। आग आग आग, ये कैसी जलन है? मेरी जुबान से होते हुए गले और फेफड़े तक जा रही है ये जलन। तेरा ही हथियार तुझे खत्म कर देगा। तभी चुड़ैल के कान से धुआं निकलने लगता है और फिर आग की लपटें निकलती हैं। श्रेया धीरे धीरे वहां से दूर निकल जाती है और कुछ ही देर में एक तेज धमाका होता है और सब खत्म हो जाता है।